यूं तो अवंतिका अपनी नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती थी, पर उसे क्या पता था वो अपने हाथों से खुद उसकी नाक में दम करने वाली बहू लेकर आ रही थी। नहीं समझे? वो बात कुछ ऐसी है कि अवंतिका ने 1 महीने पहले अपने बड़े बेटे की मॉडर्न लड़की से शादी करनी चाहिए। अवंतिका का पति हरीश भी कम नहीं था। वह अपनी पसंद की गांव की लड़की देख छोटे बेटे की बात पक्की कर देता है। आइए अब दोनों बहुओं के गृह प्रवेश की ओर चलते हैं। अवंतिका ऐसे मुंह बनाकर हाथ में आरती की थाली लिए क्या खड़ी हो? अरे दोनों बहू चौखट पर है। गृह प्रवेश करके बहुओं को अंदर बुलाओ। हाँ हाँ बुला रही हूँ। पता नहीं क्यों गांव की गवार बहू को ले आए हैं। मैं तो बस अपनी पसंद की बहू की ही गृह प्रवेश अच्छे से करूंगी। करिश्मा बहू अंदर आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। मेरी प्यारी बहू इतने बड़े अमीर घर से आई है। आजा अंदर आ। अवंतिका बहू की आरती कर उसके अंदर आते ही उस पर फूल बरसाती है। फिर अवंतिका गांव वाली बहू के सामने एक बार आरती की थाली घुमाकर टेढ़ी निगाह से कहती है, चल बहू अंदर आजा, तेरी भी आरती हो गई। तुम तो अभी से ही दोनों बहू के आते ही भेदभाव करने लगी हो। तो आपको क्या लगता है दोनों को एक बराबर रखूंगी? अरे एक गांव से है, दूसरी शहर से, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, तो उस फर्क को तो मुझे बरकरार रखना पड़ेगा। देखो करिश्मा, जितनी तुम्हारी पसंदीदा बहू है उतनी पसंदीदा बहू सुधा भी मेरे लिए है। जब मैं दोनों बहू को एक जैसा मान रहा हूँ तो तुम्हें भी मानना चाहिए। इन योर ड्रीम्स हरीश जी। क्या हुआ माँ जी, पापा जी, ये पार्शियलिटी क्या होता है? और आप हम दोनों की कौन सी बात कर रहे हैं? कुछ नहीं बहू, आओ अंदर आओ। जब सुधा अंदर गृह प्रवेश करती तो जेठानी हंसकर कहती है, OMG, ये कितनी गंवार देवरानी है मेरी, इसे तो पार्शियलिटी का मतलब भी नहीं पता। मैं बता देती हूँ माँ जी, तुम्हें और मुझ में भेदभाव कर रही हैं क्योंकि मैं उनकी बहुत अच्छी बहू हूँ, है ना माँ जी? मैं दहेज भी बहुत सारा लेकर आई हूँ। ये देखिए, आप लोगों के लिए कूलर, मेरे कमरे में AC, और ये रहा सोफा, ये डबल डोर का फ्रिज, ये डाइनिंग टेबल। पर सुधा तुम ये बताओ, तुम दहेज में क्या लेकर आई हो? जेठानी जी, मैं दहेज में। करिश्मा बहू, भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है, इसलिए मैंने सुधा के माता पिता से सिर्फ ये कहा था कि उसे एक जोड़े में भेज दे, इसलिए वो दहेज नहीं लाई। सी करिश्मा बहू, तुम्हारा इस गांव वाली से कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, क्यों अंकुर बेटा? माँ, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मैं पापा की बात से सहमत हूँ। एक बहू शहर की है, एक बहू गांव की, क्या फर्क पड़ता है? हमारे घर में सब एक ही समान रहेंगी। हाँ माँ। पापा जी, जेठानी जी, माँ जी, मैं भले ही दहेज में कुछ नहीं लाई, लेकिन पिताजी ने आप सबके लिए कुछ ना कुछ भिजवाया है। अच्छा, क्या भिजवाया तेरे गरीब पिता ने? जरा हमें भी दिखा। तभी सुधा दरवाजे के बाहर से एक पोटली उठाकर घर के अंदर लाती है, जो कि बहुत बड़ी थी। फिर सुधा एक एक करके सामान निकालने लगती है और सबको हाथ में देती जाती है। ये लीजिए पापा जी, ये बड़ा सा रसीला तरबूज, मैं जो भी सामान लाई हूँ पिताजी ने अपने खेत से आप सबके लिए भिजवाया है। और माँ जी इसे पकड़िए, ये है काशी फल, मैं जब बनाऊंगी तब आप खाना। ये कितना बड़ा और भारी है। क्या है ये बहू? शुभम, पकड़ अपनी बीवी का सामान। हाँ माँ। और ये लीजिए जेठानी जी, हमारे खेत के खीरे ककड़ी, और शुभम जी पकड़िए ये खरबूजा और कच्चे आम जेठ जी। अरे वाह, इन कच्चे आम की खुशबू कितनी अच्छी है। सुधा, इसका अचार बनाकर खिलाओगी? जेठ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको आम का अचार नहीं बल्कि और कुछ भी बनाकर खिलाऊंगी। अरे वाह सुधा, तुम्हारे दहेज का सामान मुझे ज्यादा लाजवाब लग रहा है, क्योंकि अपनी पत्नी के AC कूलर को मैं खा नहीं सकता, पर तुम्हारे इन चीजों को जरूर खाऊंगा। बिल्कुल ठीक कहा अंकुर बेटा। बस करो अंकुर, तुम सबके सामने मेरे सामान की और मेरे पापा के दिए दहेज की इंसल्ट कर रहे हो। और पापा जी, खाने का टुच्चा मुच्चा सामान तो मुश्किल से 600-800 रुपए का होगा, पर मेरे लाखों रुपए का सामान आया है दहेज में। ये तो बिल्कुल ठीक कहा मेरी बहू ने। कहाँ इसका लाखों रुपए का सामान और कहाँ इसका खेत का सामान। अच्छा, बस बहुत हो गया। 2 घंटे से मेरी दोनों बहू यहीं पर ही खड़ी है। अब जाओ, सब जाकर आराम करो। अंकुर, ये सोफा और जो भी मेरे दहेज का सामान है ना, इसे सेट करवा कर सही जगह लगवा दो। हाँ हाँ। ये सुनकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और दोनों भाई दोनों के दहेज का सामान उठाकर सही जगह लगा देते हैं। अगले दिन गांव की बहू को शहर का चूल्हा जलाने नहीं आता, तो ससुराल में ससुर हरीश उसकी मदद कर देता है। तू इतनी देर से सोच में डूबी हुई थी, मुझे बुला लेती, मैं बता देता।
अब तो तुम खाना बना सकती हो ना? और कोई मदद? नहीं नहीं पापा जी, अब मैं सारा काम खुद कर लूंगी। आपको तो पता है ये मई जून की गर्मी काटने को दौड़ती है। गांव में तो ठंड होती है पर इस शहर में बहुत गर्मी है। तो मैं सबके लिए कच्चे आम का आम पन्ना बना दूं और खाने में काशी फल की सब्जी और पूरी बहुत अच्छी बनेगी। अरे वाह बहू, मुझे सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। इसके साथ रायता भी बना लेना और जो तुमने बोला है वो भी। गुड मॉर्निंग पापा जी। आपको इतनी गर्मी लग रही है, जब तक सुधा आपके लिए अपने खेत के लाए हुए आमों का आम पन्ना बनाएगी तब तक तो आकर और पसीने निकल जाएंगे। इससे अच्छा मेरे दहेज के आए फ्रिज से आप ठंडा पानी पीकर एसी वाले रूम में बैठ जाइए। आपको ठंडक, सुकून सब मिलेगा। बिल्कुल ठीक कहा मेरी बहू ने। मैं अभी एसी के कमरे से ही आ रही हूँ। पता है हरीश जी, इतना मजा आया सोने में कि मेरी आंख लग गई। तुम तो हो ही आलसी। कितने सालों से कह रहा हूँ आम पन्ना बना कर पिला दो, पर तुमने नहीं बनाया। लेकिन अब मेरी गांव वाली बहू ही मेरी सारी फरमाइश पूरी करेगी। मैं ठहरा देसी आदमी, तुम्हारी तरह मॉडर्न नहीं हूँ। दोनों मुंह फुलाकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों बहू खाना बनाकर सबको परोसती हैं तो हरीश को खाना खाकर मजा आ जाता है और शुभम भी उंगलियां चाटता है। अरे वाह सुधा, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, पता नहीं था। मुझे ये काशी फल की सब्जी बहुत स्वादिष्ट लग रही है। क्यों माँ? हाँ ठीक है। अरे पर मुझे तो बहुत अच्छी लगी सुधा बिटिया। तुमने आज मेरा दिल खुश कर दिया। बड़े सालों बाद ये खाना खा रहा हूँ। अच्छा, ये आम पन्ना तो दो। शुक्रिया पापा जी, ये लीजिए ना, और आप सब भी पी लीजिए। आहा, पीकर एकदम गला तर हो गया। ये जो शरीर को ठंडक देती है ना, ये कूलर एसी भी शरीर के अंदर ठंडक नहीं दे सकती, जो काम तुम्हारा आम पन्ना कर रहा है सुधा। हाँ जेठ जी, ये तो आपने 100% सही कहा। तुम क्यों खड़ी हो? तुम भी खाना खाओ ना। जी। तभी सुधा हाथ से चावल और काशी फल की सब्जी खाती है। ये देख अवंतिका और करिश्मा मुंह बनाते हैं। छी, आज मुझे सच में यकीन हो गया कि तुम बहुत गंवार हो। सुधा, ऐसे हाथ से भिखारी की तरह कौन खाता है? जेठानी जी, मुझे ऐसा मत कहिए। हमारे गांव में हाथ से ही खाना खाया जाता है और ऐसे खाने से ही खाने का सही पाचन होता है और खाना स्वादिष्ट भी लगता है। क्यों पापा जी? आप सब लोग खाइए ना। जेठ जी, शुभम जी, आप भी खाइए। हाँ हाँ, तुम्हें देखकर ऐसे ही खाने का मन कर रहा है। तभी सब हाथ से खाना खाकर बहुत खुश होते हैं और सुधा की तारीफ करते हैं। ये करिश्मा से देखा नहीं जाता और वो खाना छोड़कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वह कपड़ों को धोती है तो मशीन की जगह हाथ से धोने लगती है। थापी से कपड़े धोने की आवाज करिश्मा को अच्छी नहीं लगती और वो डांट देती है। क्या कपड़ों को पटक पटक के धो रही हो? ऐसे तो कपड़े फट जाएंगे। मेरे दहेज में वॉशिंग मशीन आई है, तुम्हें वॉशिंग मशीन यूज करनी नहीं आएगी। बता दूं, कपड़े उसमें ही धुल जाते हैं। ब्लडी फूल गांव कहीं की। माफ कर दीजिए जेठानी जी, मुझे पता नहीं था यहाँ कपड़े मशीन में धोते हैं, इसीलिए मैं ऐसे ही धोने लग गई। इस तरह सुधा कोई ना कोई ऐसी गंवार हरकत कर ही दिया करती थी जो अवंतिका और करिश्मा को पसंद नहीं आती थी, पर उसकी कुछ गंवार चीज ऐसी भी थी जो उन्हें धीरे धीरे अच्छी लगने लग गई। कई बार तो सास और जेठानी छुपकर हाथ से ही खाने लगती थी। गांव की बहू अपने खेत के लाए हुए ठंडे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, आम, ये सारे फल खिलाती थी जिससे घर वालों को गर्मी से राहत मिलती थी। एक दिन शहर की बहू अपनी वॉशिंग मशीन छोड़कर कपड़ों को धोने के लिए सुधा की तरकीब अपनाती है। तभी अरे वाह, ये कपड़े तो बहुत अच्छे से साफ हुए और बिल्कुल चमक रहे हैं। जो भी बोलो, उसकी गंवार हरकतें काम तो सही करती हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। सुधा का जादू सब पर धीरे धीरे चल जाता है। लेकिन करिश्मा गर्मी से बचने के लिए कभी एसी में रहती तो कभी आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक पिया करती थी। लेकिन एक दिन सुधा एसी में ठंडा पानी डाल देती है। ये करता हुआ करिश्मा और अवंतिका देख लेते हैं। ए गांव की गंवार, ये तूने क्या किया? इतना महंगा एसी खराब कर दिया। अरे भला एसी में पानी कौन डालता है? माँ जी, इस गंवार बहू ने मेरे दहेज के सामान के साथ क्या किया? हे भगवान, बहू एसी में पानी नहीं डालते। माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा कूलर को ठंडा करने के लिए उसमें पानी डलता है तो इसमें भी डलता होगा, इसलिए तो ये इतना ठंडा करता है हर जगह को। मैं कह रही थी आपको, इस गंवार बहू को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। देख लीजिए नतीजा, 50-60 हजार का नुकसान कर दिया। जहाँ से आई है इसे वहीं चले जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा माँ जी आपने। मैं बहुत गांव की गंवार हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं सारे काम उल्टे पुल्टे करती हूँ और आज तो मैंने हद पार कर दी। मैं जा